हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो अब तक हम 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट दिए, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट दिए। आज हम करीब 70 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि मॉडल पेपर में 2022 में दे दिया था। 2022 में ये मॉडल में दिया हुआ है, मॉडल पेपर में। अब देखिए बेवकूफ बनाएगा, ये सब मॉडलवा वाला देख के पूछ देगा ओकरा बगल वाला। जैसे पूछ देखिए, खगोलीय दूरदर्शक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव दे के दे देगा। अब बगले में है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका पूछ देगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा, देगा इन्ने और पूछेगा उनने। उन लड़का को फेल कराने का तरीका बचवा सबको क्या लगता है कि ये में से आएगा। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, पढ़िए, आ भी सकता है लेकिन मोस्टली जो होगा वो बगल में से होगा। तो आज हम लोग खुद से सब बच्चा 70 को क्वेश्चन करेगा ऑब्जेक्टिव, हम नहीं कराएंगे। खुद से कीजिए और सब बच्चा ये सब एग्जाम में आएगा और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा एकदम। इसको छोड़िएगा नहीं, मॉडल पेपर को छोड़िएगा नहीं। तरीका दे देता है पढ़ने का, एग्जाम में आने का क्या तरीका रहेगा वो पूरा ओपनली डिस्कस कर दिया है। तो आइए मॉडल पेपर को आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये मॉडल पेपर है 2022 का, मतलब 22 वाला, ठीक है। आई मॉडल सेट है फिजिक्स का, तो फिजिक्स पढ़ रहे तो फिजिक्स से ना है। अब देखिए, अब होता क्या है समझिए, कुल प्रश्नों की संख्या इसमें केगो है, तो 70 को एक नंबरिया होगा, 70 को एक नंबरिया होगा। अब 35 को लिखना है, 35 को अलविदा छोड़ दीजिए, 35 को छोड़ दीजिए, 35 को एकदम मारना है, ठीक है। बताइए ना कौन ना कर दे, बच्चा बच्चा सब 35 को नंबर ला देगा। माने कि 70 को 35 को बोला कि जाओ छोड़ दो, नहीं आता है तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो जो आता है वह ना कर देंगे, चुन चुन के जो आता है, जो कॉपी में खोज खोज के पढ़े हैं, तो वो 35 को पहले कर देंगे, वो 35 को कर लेंगे। कौन ना करेगा जी? हमको लग रहा है जितना लड़का देगा सब कर देगा 35 को। कौन कौन 36 को करके आ जाता है, सोचता है कहीं इन्ने से गलती हुआ तो उन्ने वाला सही हो जाएगा ना। अरे वो सब मत कीजिएगा, ठीक है। कौन कौन 37 38 को सही करके आ गया, बोला इन्ने वाला गलती हुआ तो 3 को एक्स्ट्रा किए ना, ओकरे में से जोड़ देगा, तो वो सब मत कीजिएगा। अब देखिए ये 20 नंबर आपको, ये जो 20 को क्वेश्चन है, प्रश्न 20 को है, 2 नंबरिया है, 2 नंबरिया। तब 20 मत करे ना कि आइंस्टीन के एकदम दादा बनल है। आप बहुत बच्चा सोच रहा 20 करके आ जाएंगे, ये सब गलत काम नहीं। 20 को मत कीजिएगा, करना है 10 गो। एक बच्चा एक्स्ट्रा एगो 11 करके आ जाएगा, बोले एगो कट्टम कुट्टी में तो उनने से एगो बढ़ाइए देगा। ई है 5 नंबरिया, 6 गो है, 3 गो करना है, ठीक है। और टोटल आपको 70 नंबर का है और 30 नंबर प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल में वही पैसा देने वाला बात है, पैसा दीजिए, 28-30 नंबर लीजिए। तो चलिए आइए टोटल इस 70 क्वेश्चन को किया जाए और देखते हैं कहां पे आपका प्रॉब्लम होता है। क्या आप खुद से कर सकते हैं कि नहीं? दिल से खुद से करके दिखाना, ही ना कि ये रख ले है बगल में आंसर रख ले हुए छाप छाप के मार रहे हैं ना। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले ठीक है, ये वही सब जो बात बोले वे सब बोल रहा है। देखिए लिखा हुआ, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। मतलब क्या कि वो अपने शब्द में लिखना है, वो अपने शब्द में लिखना है, ना कि पूरा जो टीचर वाला लिखवाया वह मत लिख दीजिएगा। मैंने अपने शब्द में बढ़ा चढ़ा के कुछ लिखिए, गाना भी लिख दिया, गाना मत लिख दीजिएगा। अपने शब्द में 1-2 बच्चा गाना याद कर ले, निरहुआ रिक्शा वाला, तो वह लिख के आ गया, सोचा कुछ तो देगा 1-2 नंबर। ये सब नहीं, जो फिजिक्स है वह लिखना है, ठीक है। अपने शब्द में प्रैक्टिकली जो पढ़े हैं हमसे, उसको बढ़ा चढ़ा के, गॉस का थ्योरम हमसे क्या समझे उसको अपने शब्द में लिख के आ जाइए, क्या दिक्कत है। चलिए तो ये सब यही सब कहानी वहानी बोल रहा है। 15 मिनट ही आपको देगा कि पहले एकदम झांक लीजिए क्वेश्चन में,
कि सब ठीक ठाक है ना, 15 मिनट झांकने के लिए दिया हुआ, लिखा हुआ है 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है ना। तो झांकने के लिए दिया है क्वेश्चन में कि 15 मिनट कैसन है, तब वो 15 मिनट में लड़का सब देखता है, मेरे दोस्त उस बैठल है, कौन तेज वाला जो पहला बेंच पे बैठा था वो किन्ने है, तो वो खोजे लगता है दोस्त उसके संगतिया के, वो 15 मिनट में, तो वो 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया, वो खोज रहा है मेरा दोस्त किन्ने है, तो वो सब नहीं, 15 मिनट में आराम से पढ़िए। अब आइए, OMR सीट दिया रहेगा रंगे उगने के लिए, ठीक है, ये देखिए, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, इन सेक्शन है देयर 70 ऑब्जेक्टिव, सेक्शन ए में 70 गो ऑब्जेक्टिव होगा, आउट ऑफ विच एनी 35 क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड, जिसमें से आपको 35 गो क्वेश्चन करना होगा। ये मोर देन 35 को पहले ही लगा दिया, जानता है बचवा खेल खेल गएगा, 35 गो होगा तो 37 गो करेगा, तो पहले ही लिख दिया। इफ मोर देन 35 क्वेश्चन आर आंसर्ड देन ओनली फर्स्ट 35 विल बी इवैल्यूएटेड, मतलब खेल खेलिए दिया ना, बचवा सब दिमाग में बोल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे सेट करता है, रुको ना हम 40 गो करके आएंगे, तो 40 गो करके आइए, तो सुनिए वो पहल का 35 गो का नंबर देगा, पहल का 35 गो का, 5 गो का वो छोड़ देगा, जाओ ने, तो पहला 35 गो सही रखिएगा, पहल का जो 35 गो करिएगा एकदम सही सही, लास्ट वाला छोड़ दिए, पहल का 35 आपका सही होना चाहिए। बहुत बच्चा क्या सोचा कि 40 गो करके आएगा, वो के गो 40 गो करके आएगा, ठीक है, तो 40 गो जब करके आएगा तो सुनिए, पहला 35 गो देखेगा, 5 गो को कट्टम कुट्टिंग करेगा, भाई हमको मतलब नहीं है 5 गो तुम कैसन किए सही गलत हम काट दिया, खत्म कर दिया। अब पहल के 35 गो देखेगा, अगर पहल का 35 गो आप 35 सही किए तो बहुत बढ़िया बात है, एकदम टॉप कर गए बिहार बोर्ड में। चलिए क्लियर है, अब सुनिए, देखिए अब आइए, अरे कितना कहानी लिखता है जी, देखिए अभी क्या लिखा है, लड़कवा कैसे फंसाने का काम कर रहा है, पहली कंडीशन अपना दे दे रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, इन सेक्शन बी देयर आर 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इच कैरिंग 2 मार्क्स, मतलब आपका 20 गो 2 नंबरिया रहेगा, 2 नंबरिया रहेगा, आउट ऑफ विच यू हैव टू ओनली सॉल्व ओनली 10 क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व ओनली 10 क्वेश्चन, आपको 10 गो क्वेश्चन में सॉल्व करना रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 6 लॉन्ग आंसर, साथ में सुनिए 6 गो लमका भी है, 6 गो लमका क्वेश्चन है, ठीक है, तो देयर आर 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज कैरिंग 5 मार्क्स, जिसको आपको क्या 3 गो का आंसर देना है, 6 गो लमका और 3 गो करना है, 3 गो करना है तो पति 15 मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत बच्चा बोला 4 गो कर देगा, अरे उतना टाइम है ना मिलेगा तो 4 गो का कीजिएगा, ठीक है, 3 गो में हालत लड़का सब का पसीना छूट जाता है, 4 गो करे, ठीक। तो चलिए आइए, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मना है बुआ। कितना बच्चा घड़ी आजकल रख ले है कैलकुलेटर वाला, वो लेके पहन के चल के मार मार के थोबड़ा फुला देगा, ठीक है, तो वो सब घड़ी लेके मत जाइएगा, घड़ी उड़ी नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो ले ही नहीं जाना है, ठीक है, आराम से एगो पेन ले लीजिएगा, ठीक है, कपड़ा कुर्ता जूता पहन लीजिए बढ़िया से, ठीक है, बाल झाड़ के तुरंत जाए ना, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं ले जाना है, जैसे कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके चल गया, पता चला डिटरमिनेंट का सब वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, मैट्रिसेस का नंबर टिपा 2 3 4 सॉल्व, तो वो सब मना है बुआ, ठीक है, ये सब लेके मत जाइए। अगला आइए, तो इसी के साथ से 3 गो पेज तो बर्बाद कर दिया ऐसा, ये सब बोले में। आइए लिख दिया है, रंगिए जी, पेन से रंगिए। तो पहला क्वेश्चन है पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बुआ इसका यूनिट आपको लिखना था। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग 3 चीज जानते थे, एक आपका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता था Q/L, ठीक, और एक आपका होता था, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, एक होता था आवेश का पृष्ठ घनत्व Q/1, ठीक है, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है जिसको रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये Q/V होता है। तो बोले थे ना कि इसका यूनिट पूछेगा, पढ़ लीजिएगा, तो
तो इसका यूनिट होता है कुलम और लंबैया का प्रति मीटर, इसका होता है कुलम मीटर स्क्वायर, इसका होता है कुलम प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए दिया है ई, का पता जमुआ में घुमा के पूछ दिया ऊ, तब बच्चा सब खुश है एकरा पे अपू दिया ओकरा ऊ वाला क्वेश्चन, तो ई वाला भी पूछ सकता है। बोले ना मॉडल पेपर माने यही टाइप का आएगा, घुमा के ई दे सकता है, घुमा के ऊ दे सकता है। तो तीनों याद रखिए, तब आइए तब टिक मारल जाए। तो कुलम गुना मीटर, बेवकूफ है काजिएगा, कुलम गुना मीटर स्क्वायर सब हो सकता है। तो खोजिए तब ना मीटर पृष्ठ मतलब ई वाला का, ई दोनों तो ऐसी है, तो ई दोनों मिटा देते हैं, तो इसका क्या हो जाए कुलम बट्टा में मीटर स्क्वायर। अरे ये बेवकूफ समझ रहा है, ये देख रहा है एक बट्टा में मीटर का स्क्वायर किया, माने लड़का के मैथ नहीं आता है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है परमिएबिलिटी, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बताइए, बताइए बुआ याद है ना। तो 8.85 तो होता है, ठीक है, और 10 के पावर -12 होता है, वो याद रखता है। लेकिन कभी कभी तो बेचारा सीधा साधा क्वेश्चन लड़का सबको टेंशन नहीं दे रहा है, सबका यूनिट एकदम सेमे दिया है, सबका यूनिट। तो ये बच्चा सबका हल्का है, कभी कभी यूनिट वो बदल देता है, इन्हें कर देता है, तो लड़का कंफ्यूज, हमरा तो यूनिट यादे नहीं था, हमरा तो ये सब याद था, आ यूनिटवा हम यादे करके घरे से नहीं आए, तो ओकरे में सब गलती मार देगा। तो सुनिए ये यूनिट याद करना बहुत जरूरी है। तो ये यूनिट सबका ठीक है, फराड और प्रति मीटर। तो ये कैसे आया वो सच्चाई बताइए, कैसे आया है। देखिए हम बताते हैं ये यूनिट ये कैसे आया, इसका दो को यूनिट होता है एप्सिलॉन नॉट का। तो हम लोग जानते हैं C बराबर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D होता था, सबको मालूम है। तो ये देखिए हमको इसका मात्रक चाहिए, तो धारिता कैपेसिटेंस का मात्रक होता था फराड, एप्सिलॉन नॉट का चाहिए एरिया का होता था मीटर स्क्वायर और दूरी का होता था मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया, तो एप्सिलॉन नॉट जो आया है एप्सिलॉन नॉट वो क्या आ जाएगा फराड पर मीटर, मीटरवा को इन्हें फेंकिए तो फराड पर मीटर, यहां से यूनिट आ गया, ठीक है। तो यहां पे आपका ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 8.85 गुना 10 के पावर -12 फराड प्रति मीटर। एक और यूनिट इसका होता है, कॉपी में लिखवाए थे, वो कहां से निकला था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बट्टा में R स्क्वायर से। यहां से भी यूनिट निकाल लीजिए, न्यूटन होगा, कूलम स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर, तो यहां से भी एक यूनिट बन जाएगा। तो इसका दो को यूनिट होता है, एक फराड पर मीटर, एक यहां से निकालिएगा तो यहां से आ जाएगा कितना एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई फोर्स का न्यूटन कूलम स्क्वायर और दूरी का मीटर स्क्वायर। तो इसका तो यूनिट नहीं ना होगा, ई बहुआ कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट, इसका यूनिट नहीं होता है, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी यूनिट होता है, या तो ये दे सकता है या तो ये देख सकता है। तो यूनिट पे एकदम टारगेट करेगा कि बचवा सब भुला जाए नहीं है, ये सब तो मान याद करके चला है घरे से, यूनिट याद नहीं किया, ओकरे में घुमा के नंबर काट कूट देगा। यूनिट अब ईमा एकदम याद रखिएगा, डायमेंशन एंड यूनिट याद रखिएगा। चलिए तो ये टिक हो जाएगा, मार लेंगे ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3, आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस, कितना होता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, छोटका क्यू है तो छोटका क्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ क्यू अब बट्टा में आर स्क्वायर। खोजिए तो बुआ, तो 1/4 क्यू बाई आर, क्या देते रहता है जी। चलिए 1/4 क्यू, ई ठीक है, ई वाला ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी टिक मार के आ जाएंगे। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछ सकता है, मतलब विद्युत विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ क्यू बाई आर, तो ये भी मार सकते हैं, ठीक है ना बुआ। चलिए आइए
अगला क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर संपूर्ण पृष्ठ से निकलने, बताइए गॉस का थ्योरम में दे दिया, लड़का सब तो यही लिख देगा। 5 नंबरिया पूछो ना गॉस का थ्योरम, लड़का सब ये ऑब्जेक्टिव छाप देगा। तो गॉस का थ्योरम है, क्या बोला है कि अगर एक बंद पृष्ठ है, एक क्लोज सरफेस है, अब क्लोज सरफेस में कोई चार्ज रखा गया है Q, तो Q चार्ज रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 2Q रखा रहता तो 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठंडा मार दिया बोलिए, अगर 3Q रखा रहता तो 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अगर बंद पृष्ठ में क्लोज सरफेस में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब -Q + Q रख दीजिए, तब क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा, ऊपर में टोटल चार्ज अंदर में कितना है 0 और बट्टा में एप्सिलॉन नॉट मतलब 0 हो जाएगा। तो अभी क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन दे लिया, इंग्लिश मीडियम वाला के लिए भी है, ठीक है, देखते रहिएगा। अगला, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, माने बेवकूफे समझा। ये देखिए मतलब क्या पूछा है तो सुनिए, एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक विद्युत द्विध्रुव है, तो ये होता है अक्षीय और ये होता है निरक्षीय, मतलब ये होता है एक्सियल, ठीक है, एक्सियल, ये होता है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, याद है ना, ई एक्सियल पे होता है, ई वाला जान से गड़बड़ाने के लिए दिया है, क्या पता रियलिटी में मेन एग्जाम होगा तो ये मत दे दे। तो देखिए याद रखिएगा, ई वाला होता है एक्सियल पे केपी, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे होता है केपी बाई आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पे हो जाता है 0, काहे कि दोनों कट जाता था, इसके कारण निकालिए, इसके कारण जोड़िए तो कट जाएगा, तो इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा 0, कितने गया 0, निरक्षीय पे 0 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग, तो संग्राहक ये होता है, दूगो प्लेट होता है ना, संग्राहक संघनक, तो ये दोनों प्लेट पर आवेश का योग पूछ रहा है, मतलब एक प्लेट पे होता था +Q और दूसरा का प्लेट पे होता था -Q, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज +Q और -Q दोनों क्या हो जाएगा, जोड़िए तो 0, तो कितने गया 0, माने एकदम बेवकूफी वाला हम क्वेश्चन पूछा है। वही पूछा है कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट पे जो चार्ज होता है, ठीक है, कलेक्टिंग मतलब ये वाला, कंडेंसिंग मतलब ये वाला प्लेट, ठीक है, दोनों पे चार्ज +Q और -Q कट के 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला, ये आवेश का विमा होता है, यूनिट मतलब डायमेंशन ऑफ चार्ज, बुआ बताइए, ये तो एकदम ना बनाए तो चुल्लू भर पानी में कूद जाइए। देखिए बनाइए जी, आवेश का विमा होता है डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज बनाइए, तो Q बराबर हम बताए थे ना A × T होता है करेंट, धारा इंटू समय, तो धारा का A विमा डायमेंशन मतलब करेंट का A और टाइम का तो TA होगा, तो A × T, तो ये मान लीजिए कहीं कहीं ITO लिख देता है, IT बोलिए चाहे AT बोलिए, तो ये वाला सही हो जाएगा, टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो ये कर लीजिएगा डायमेंशन ऑफ चार्ज। चलिए अगला अगर देखेंगे, चलिए इंग्लिश और हिंदी वाला, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, बताइए, चुल्लू भर पानी में कूदना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो सब 35 में 36 मार देगा, ठीक है।
ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जी। तो हम बताए थे E बराबर होता है माइनस dV/dr, ठीक है। इसको कहा जाता था विभव प्रवणता, प्रवणता याद है, इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बताइए ये पोटेंशियल है, आई दूरी है, मतलब ये विभव है, आई दूरी है। विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का होता है मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो बताइए किसका हो गया? वोल्ट मीटर प्रति मीटर किसका हुआ? विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गया? ई का है डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपेक्षिक परावैद्युतता माने का मजाक चल रहा है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखिए, मॉडल पेपर कंफ्यूजिंग पेपर है, देगा ही पूछेगा वो, ठीक, याद रखिएगा। यूनिट ऑफ रिलेटिविटी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक हम लिखवाए थे एप्सिलॉन r बाई होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो इसका यूनिट वह इसका यूनिट, इसका अगर फराड पर मीटर होगा तो इसका भी वह होगा, दोनों कट के यूनिटलेस हो जाएगा, मतलब ये यूनिटलेस है, इसका मात्रक नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ई मात्रक है, ई मात्रक है। मैंने बेवकूफ का समझा जी, आंखों बंद करके मारेगा तो सब सही है, टिक मारता है। चलिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अगला, चलिए दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़िए। समांतर क्रम प्रतिरोध का उल्टा संधारित्र वाला होता है, ठीक है। जो उसमें फॉर्मूला लगता है इसके ठीक उल्टा इसमें लगता है। तो दो गो समांतर क्रम में मतलब पैरेलल में जोड़ना है, किसमें? पैरेलल में जोड़ना है। तो ये देखिए ये हो जाएगा ऐसे और एक ये हो जाएगा। तब बताइएगा पैरेलल में है, माथा माथा पे सब मुंडी मुंडी पे खड़ा रहता था, याद है पैरेलल वाला। अब पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता था C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। तो बताइए धारिता कितना है? C प्लस C, 2C। तो आंसर हो जाएगा 2C, ठीक है। इंग्लिश वाला मार लेगा, ठीक। चलिए ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, म्यू अपवर्तनांक तथा एक प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ थिन प्रिज्म, मिनिमम एंगल डेविएशन, ऐसे हम पढ़ाए थे, याद कीजिए। ये था प्रिज्म, ठीक। आई ऐसे जा रहा था एगो प्रकाश, बेचारा सीधे जा रहा था, प्रिज्म में घुसा दिया तो इतनी सा क्या हो गया? ऐसे डेविएट हो गया था, डेविएट हो गया था, विचलित हो गया था। तो ई वाला कहलाता है विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण। तो विचलन कोण के लिए कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा? तो ये हम फॉर्मूला दिए थे, डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये वाला फॉर्मूला सही हो जाएगा। ऐसा ऐसा ऑप्शन वो दिया है, लड़का तो सही होगा तो गलती वो कर देगा, ठीक है। चलिए अब आइए, सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है, कहा गया? सोलर स्पेक्ट्रम इज, हमेशा सोलर सूर्य का प्रकाश वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। डीप में पढ़ाई करेंगे तो वो अलग सिचुएशन हो जाएगा, लेकिन अभी अब 12th में है तो कंटिन्यूअस होता है, लगातार संतत, एकदम टूटे फूटेगा नहीं, बीच में इना की अंधेरा छाइल है और बाद प्रकाश है ना, एकदम संतत कंटिन्यूटी, एकदम जैसे ये होता है ना y बराबर x, y बराबर x कैसा होता है? संतत होता है। संतत मतलब एकदम कंटिन्यूअस, कोई टूटना फूटना इन्हें के बीच में कट्टल है, ऐसे नहीं। तो यो कंटिन्यूअस होता है, याद रखिएगा, संतत, ठीक है। अब देखिए अगला, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता, अच्छा सामान्य समायोजन, तो दूगो खगोलीय दूरदर्शक, दूरबीन ऐसे सुशांत राजपूत खरीद लेता, चंद्रमा पे देखता था जमीन के ने, तो खगोलीय दूरदर्शक उसी से देखता था, तो उसको दो प्रकार से पेड़ पार कर सकते थे। एक वो ऐसा पेड़ पार करते थे जिसको कहा जाता था
स्पर्श दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी ऐसा पेड़ पार की जो ऐसे देखे ना तो प्रतिबिंब जो इमेज बने वो कितना पे बने, डी पे बने। एगो ऐसा पेड़ पार करते थे कि इमेज बनता था डी पे, जिसको कहा जाता था स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। ठीक है, एक होता था सामान्य समायोजन। सामान्य समायोजन को नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते थे। नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसमें नॉर्मल काला मीटर है, ये काला मीटर है। चलिए फिर से करते, कुछ टिपा उपा गया मैंने, ऐसा ना ऐसा। तो देखिए सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता, याद कीजिए दो गो आवर्धन क्षमता निकला था, एगो डी के लिए, एगो डी के लिए, एगो किसके लिए, एक सेकेंड थोड़ा सा, अच्छा इसी में ना प्रॉब्लम था, तो हाँ फिर से कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, इसीलिए हैंग कर गया था ना, वहीं सोचे काहे ला ये सब, मैंने ये तो कर लिए थे, ये भी कर लिए थे 11 नंबर, 12 नंबर भी कर लिए थे, ये चल रहा था। ठीक है, चलिए सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, याद रखिएगा FO बाई FE, माइनस FO बाई माइनस, ये दिखा रहा कि उल्टा बनेगा। ठीक है, FO बाई FE। इसमें क्या होता था, इमेज कहां बनता था, इंफिनिटी पे, प्रतिबिंब इंफिनिटी पे बनता था, दो गो पेड़ पार वाला था, एक बार इमेज बनता था डी पे और एक बार बनता था इंफिनिटी पे। तो दोनों याद रखिएगा, एगो 1 + d/FE वाला। ठीक है, ई भी याद कर लीजिए, क्या पता मॉडल पेपर में दिया है ई वाला, अब पूछ दिया मेन एग्जाम में ई वाला, तो दोनों का याद रखिएगा। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर दोनों का याद रखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर दोनों का याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा, FO बाई FE वाला। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, सबसे मैक्सिमम, आज जिसका अधिक होता है चमचमाते रहता है, चमचम करते रहता है। तो देखिए ये कौन चमचमाएगा, कांच ना, कांच का अपवर्तनांक नहीं, कांच का अपवर्तनांक नहीं हो, कांच भी चमचमाता है, तनी सा होता है अपवर्तनांक उसका भी, इसीलिए चमचमाता है। हीरा जो था शादी उदी में सब हीरा पहन के जाता था, क्या है, हीरा का, कि उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो ज्यादा अपवर्तनांक रहेगा तो चमकेगा, चमकेगा। जैसे हीरा का ऐसे पहन लिए ना, और शादी बारात में चल गए ना, तो 3 गो रसगुल्ला ज्यादा धरा देगा। ठीक है, तो सुनिए कभी भी जाइए तो हीरा इन्ने पहन ले रहिए, इन्ने पहन ले रहिए, अंगूठी तो 5 में लगा लीजिए हीरा, तो समझिए 4 गो रसगुल्ला एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या है, चमक रहे हैं, उसका अपवर्तनांक ज्यादा है। कौन सुनिए इसका अपवर्तनांक भी 1.5 होता है, 1.5 ही सब होता है, तो वो तनी बहुत कांचो पहन लीजिए, शीशा उसा पहनिएगा ना तो वो रात में चमकेगा, पता नहीं चला हीरा पहन ले कि कांच पहन ले। तो शीशा घर में लगा ले, फोड़ फाड़ के माला बना के ऐसे पहन लीजिए, शादी बारात में चल जाए, 2 गो रसगुल्ला अधिक मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है जिसका जितना अपवर्तनांक उतने चमकता है, तो हीरवा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, इसका होता है 2.42, याद रखिएगा। ये आपको धरा देगा 3 गो ज्यादा रसगुल्ला, का है चमकता ज्यादा है, का कि अपवर्तनांक इसका ज्यादा है। ये पहन के जाइए तो 1 के रसगुल्ला, पानियों का होता है 1.33, तो वो सब समझिए, चिमकी में पानी बांध के ऐसे गला में लटका लीजिए, वो हीरे के बराबर, तनी बहुत लाइट मारेगा तो चमकेगा, लाइट मारेगा तो लाइट मारेगा तबे चमकेगा। ई ना कि सुनिए हीरा पहन के जा रहे हैं एकदम शादी बारात में, या लाइट कट्टल है, मारेगा 3-4 तबड़ा भेज देगा। हीरा का वैल्यू है, हीरा का वैल्यू तब है जब लाइट है, शादी बारात 6-7 गो मरकरी लग गए, तुरंत हीरा पहन के निकल जाइए। लेकिन सुनिए जहां लाइट कट्टल है हीरा उरा लेके मत जाइएगा, ठीक है, सब छीन छान लेगा, चमकबो नहीं करेगा। चलिए तो देखिए ध्यान से, हीरा बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, तो अब आइए,
अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो चमकेगा उसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कौन? डायमंड। इसीलिए महंगा मिलता है, दुकान पे जाइएगा ना तो सब पैसा खत्म हो जाए तब जाके हीरा मिलेगा। अब सुनिए, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? विड्थ ऑफ फ्रिंज। विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होता है जी? विड्थ ऑफ फ्रिंज बोले थे जब दूगो प्रकाश ऐसे ऐसे निकलता है, दूगो ऐसे ऐसे लाइट निकलता है तो वो जाके सुपरपोज करता है, मिलता है। अब मिलने के घटना को व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अब मिलता है तो कहीं एकदम अंजोर और कहीं एकदम अंधेरा, लग रहा है कि एकदम डिबरी लाइट जल रहा है, और कहीं कहीं एकदम अंजोर हो जाएगा, अंजोर पूरा एकदम ग्लो करेगा। तो कहीं अंजोर मिलेगा और कहीं चमत्कार, कहीं आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, ब्राइटनेस, और कहीं डार्क हो जाएगा, कहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी, कहीं मिनिमम इंटेंसिटी, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम। तो तब होगा जब दूगो लाइट आपस में मिलेगा, ठीक है, दूगो लाइट आपस में मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए, जब दूगो आपस में लाइट मिलेगा ना तो बन जाता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, मिनिमम इंटेंसिटी होगा। मतलब देखिए, पर्दवा पे जब दूगो लाइट मिलेगा आपस में, ठीक है, तो कहीं अंधेरा हो जाएगा, ये अंधेरा है, ई है, बीच में उजाला, फिर अंधेरा, और फिर बुआ चमकने लगेगा। ये अंधेरा, ललका वाला अंधेरा है, बीच वाला उजाला है। तो सुनिए, दूगो, इसको कहा जाता है फ्रिंज, यही फ्रिंज है। ये आपका ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट, ब्राइट मतलब ई वाला, रुकिए, कलक्का से कर देते हैं तो ये अंधेरा हो जाएगा। ये अंधेरा वाला है, ठीक है, कलक्का वाला एकदम अंधेरा, ये अंजोर, ललका वाला अंजोर कर रहा है, ठीक है। अब सुनिए, ये अंधकार है, तो ये देखिए, इसको कहा जाता है फ्रिंज। ई फ्रिंज, ई फ्रिंज के गो फ्रिंज अभी बना, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो। तो एगो है अंजोर वाला फ्रिंज पट्टी, अंजोर वाला पट्टी है, आ ये एकदम ढिबरी वाला पट्टी है, अंधकार वाला। तो ये फ्रिंज का चौड़ाई पूछा है, फ्रिंज का चौड़ाई जितना इसका होता है उतना इसका होता है, उतना इसका होता है। कैसे निकाले थे याद है ना इंटरफेरेंस में? इसका फॉर्मूला आया था, बीटा बराबर लैम्डा डी, बड़का वाला डी ऊपर में रहेगा और छोटका वाला डी नीचे में रहेगा, याद रखिएगा। तो लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। ई डी कौन है? पर्दा से स्रोत के बीच का दूरी, मतलब सोर्स ऑफ लाइट और टॉर्च इधर जलाइले है, ठीक। तो ई वाला डी हो जाएगा। टॉर्च और पर्दा के बीच के दूरी को बड़का डी कहते हैं, और छोटका डी क्या कहते हैं? कि जब दूगो टॉर्च यहां पे जला है, ठीक, एगो से ऐसे प्रकाश फेंका, एगो से ऐसे, तो दोनों जाके मिलेगा तबे नहीं बनेगा। व्यतिकरण में पढ़े थे। तो दोनों टॉर्चवा के बीच में जो दूरी होता है इसको छोटका डी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो लैम्डा बड़का डी बट्टा में छोटका डी। तो कभी कभी बोलता है कि वाला डी का मान बढ़ा दीजिए, तो चौड़ाई क्या होगा? फ्रिंज का पट्टी का चौड़ाई क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या है? समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ दिस इंक्रीजेस मतलब विद द फ्रिंज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। आज हम आज तक बोलते नहीं है कभी भी, ठीक है, कभी बोलते नहीं है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन आज तनी मेरा एकदम वो कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए, ऐसा लाइक मारिए कि एकदम सीधे 1000 पार पहुंच जाए, ठीक है। आज मार दीजिए पूरा, ठीक है। हम बोलते नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्या बोले, लेकिन आज सब बोल रहा है कि इतना कम लाइक आता है। हम बोले अरे बोलते नहीं, तो आज दिखा दीजिए पावर, ठीक है। इतना लाइक मारिए कि 1000 पार कर जाए, ठीक है। चलिए आइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, माने क्या जरूरत पड़ गई पूछेगा? 11th के टॉपिक है, 12 में घुसा आ रहा है, मैंने क्या समझे, कुछ पूछ दीजिए आप, हम बनाएंगे, छोड़ के आ जाए, ठीक है। ये वाला ये सब 11 का चीज है। तब भी याद रखिए 1 लाइट ईयर हम पढ़ाए थे 11th में, पारसेक पढ़ाए थे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ाए थे, ये वाला पढ़ाए थे। 3 गो लंबाई को मापने के लिए 3 गो बड़का बड़का मात्रक था, एगो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एगो लाइट ईयर, एगो पारसेक सबसे बड़का। तो बताइए 1 लाइट ईयर क्या होता है? तो 1 लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष होता है कि 1 साल में लाइट इतना
चले एक साल में लाइट जो दूरी तय करता है उसको 1 लाइट ईयर का, एक साल में लाइट, बाप रे लाइट चलेगा, लाइट तो 1 सेकंड में छत्ता पे आ जाता है तुरंत, अंतरिक्ष से चल के छत्ता पे लड़का सब एकदम आग ताप रहा है ठंडा में। तो लाइट का चाल समझ रहे हैं? अरे हम माने कि कौन बचवा को मेरा दे देता है 1 साल में तो पाकिस्तान पहुंच जाता है, ठीक है, उसको दीजिए 1 महीने वो पाकिस्तान पार कर जाएगा। तो लाइट के बोल रहा है लाइट 1 साल में कितना चले, वो पार करके कितना बहुत ना चल जाएगा जी। लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, 3 गुना 10 की पावर 8, और उसको बोल रहा है 1 साल चलाइए, तो सोचबो मत कीजिए कितना जाएगा। तो 1 लाइट ईयर क्या हो जाएगा? तो 1 लाइट ईयर हो जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 15, याद रखे वाला चीज है ये, ठीक है, 9.46 ई वाला हो जाएगा 10 के पावर 15, माइनस तो ही बनेगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है? लेंस मेकर फॉर्मूला पूछ दिया है बुआ। लेंस मेकर जैसे दुकान में जाइए तो लेंस बनाने के लिए एक सूत्र लगाता है कि लड़कवा कितना अंधा है, उसको कैसा लेंस आंख में ठूसे कि उसको साफ साफ दिखाई दे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा जाता है। तो हम बताए थे लेंस मेकर सूत्र, फॉर्मूला 1/f बराबर μ2 माइनस μ1 बाई μ1, अब बट्टा में 1/r1 ब्रैकेट में 1/r2, ठीक है, याद है, याद कीजिए, है ना। तो μ2 माइनस μ1 और बट्टा में μ1 1/r1 माइनस 1/r2। μ1 क्या होता है कि लेंस किस माध्यम में रखा है, किस मीडियम में रखा है, उसको μ1 कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कहते हैं। मान लेते हैं लेंस है, तो लेंसवा में अगर हवा में रखा गया एयर, तो एयर के लिए μ1 अपवर्तनांक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है 1, तो यहां पे 1 रख देंगे। अगर पानी में रखता तो यहां पे 1.33 रख देते हैं, पानी का अपवर्तनांक 1.33, ठीक है। अब μ2 क्या होता है कि लेंस किस मीडियम का बना हुआ है, तो ये μ2 होता है, और जिसमें रखा हुआ रहता है वो μ1 होता है। तो बताइए तो कौन सा हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 बटा μ1 1/r1, सब तो यही ऑप्शन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का अपवर्तनांक सही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछ दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अब क्या हम आपको बताएं कि पानी होता है 1.33, ठीक है। चलिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए कितना कम से कम दूरी होना चाहिए कि एकदम बढ़िया साफ सुथरा दिखे? कम से कम दूरी, नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट विजन क्या होना चाहिए नॉर्मल आई के लिए? खराब उराब आंख के लिए नहीं, नॉर्मल माने एकदम स्वस्थ आंख के लिए, ठीक ठाक, कोनो बीमारी उमारी ना हो, माइयोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये सब ना हो, ठीक है। नॉर्मल आई के लिए कम से कम दूरी कितना होना चाहिए कि उसको ठीक दिखे, एकदम बढ़िया सही से पढ़ ले? तो होता है बउआ 25 सेंटीमीटर, कितने? 25 सेंटीमीटर। बच्चा 10th क्लास का टिक मारता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो आंख में लेंस है, आंख में जो भगवान का दिया हुआ लेंस है, उसमें कौन पेड़ पार नहीं किया है डॉक्टर? भगवान का जो लेंस है नेचुरल, इसमें आंख में है जो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ कितना होता है? आंख के लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है? तो याद रखिए, आंख के लेंस का फोकल लेंथ, फोकस दूरी पूछता है। आंख के लेंस मतलब लेंस ऑफ आई का फोकस दूरी, फोकल लेंथ कितना होगा? तो याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ये होता है लगभग 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में। इहो हो सकता है ऑप्शन में, इहो सही हो सकता है। एक बच्चा बोला सर दोनों दिया रहेगा तो क्या मारेंगे? तो हम बोलेंगे ई मार दीजिएगा, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा आंख के लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? वो 2.5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा ये चीज। कॉची इक्वेशन याद है? कॉची इक्वेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए था, तो ये याद रखिएगा। कभी भी कॉची इक्वेशन होगा तो हमेशा
इवन का पावर होगा, नीचे में इवन का, जैसे म्यू बराबर, वो भुलाए वाला याद रखिएगा, ये चीज याद रख लीजिएगा, म्यू बराबर ए प्लस बी बाई इसका स्क्वायर प्लस सी बाई का पावर 4 ऐसी जाते जाएगा, तो ये हार गया, बोला ना अब आगे नहीं ले जाएंगे, पावर 4 6 नहीं करेंगे, तो यही तथ्य है, तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला कुछ नहीं है, दूसरा में स्क्वायर फिर 4 पावर 4 फिर पावर ऐसे जाते जाएगा। ठीक है, सो ऑन। देखिए एगो निम्नलिखित में से, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्डा के लिए सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब कि सुनिए, आई बराबर एगो रेले साहब थे, ठीक है, रैली मत बोलिए, रैले साहब, ठीक है, उस साइंटिस्ट था, वो काची बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट है, मतलब जो प्रकीर्णन प्रकाश, फैला हुआ प्रकाश है, फैलल टॉर्च से ऐसे जला फैल गया, बाइक चला रहा है फैल गया, तो फैलल प्रकाश का जो तीव्रता होता है वो रैले क्या बोला था कि तरंग दैर्ध्य के चौथा पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रैले साहब का देन है, ये बोला, याद रख लीजिएगा, क्या बोला रैले साहब कि जो फैला हुआ प्रकाश स्कैटर्ड लाइट है उसका इंटेंसिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, 4, उसका पावर कितना होना चाहिए 4, तो ई वाला हो जाएगा। रैले साहब का सब देन है। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के माध्यम, देखिए आइए, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा चीज बदलेगा नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ मीडियम फॉर लाइट। लाइट ऐसे चल रहा था, मीडियम चेंज कर दिया गया, तो क्या नहीं बदलेगा। तो सुनिए, पहले तो वेग बदल जाएगा, वेगवा कभी आप ही सुनिए ना, हवा में दौड़िए, पानी में मार दीजिए छलांग, तो छलांग मार दीजिएगा, हवा में दौड़ रहे थे तो तेज दौड़ रहे थे, अब माध्यम चेंज कर दिए पानी में तो तेज दौड़ जाइएगा, नहीं तो वेग में परिवर्तन होता है, प्रकाश वो दौड़ेगा ना, तो माध्यम बदल गया तो वो बदलते रहता है, और तरंग दैर्ध्य भी उसका बदलेगा। ठीक है, अपवर्तनांक तो माध्यम का होता है, तो ये नहीं, याद रखिए आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, चाहे प्रकाश ऐसे चल रहा है उसका तीव्रता का मतलब आवृत्ति नहीं बदल सकता, याद रखिएगा, तो आवृत्ति याद रखिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो हम पढ़ाए थे पथांतर और कलांतर, पथांतर और कलांतर में संबंध, मतलब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में संबंध, मतलब पाई और डेल्टा एक्स में रिलेशनशिप बताए थे, तब बताए थे पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, याद आ रहा है, पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पाई क्या था फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या था पाथ डिफरेंस, पाई क्या था कलांतर और ये क्या था पथांतर, तो ये क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस, ये गलत, फेज डिफरेंस फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है, कौन सा विनाशी व्यतिकरण दो होता है, एक संपोषी होता है, एक विनाशी होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव में अंजोर हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव में अंधकार फैल जाता है। तो सुनिए, विनाशी माने दोनों ऐसे मिला, एक दूसरे को काट दिया और काट के एकदम दिया ढिबरी जैसन बुता गया, लाइटें नहीं मार रहा है, तो विनाशी माने एकदम तीव्रता न्यूनतम हो गया,
दूगो प्रकाश ऐसे ऐसे चल के एकदम लहरिया कट मारा है। देखिए एगो प्रकाश टॉर्च जलाए तो लहरिया कट मार के आ रहा है, आइयो प्रकाशवा ऐसे लहरिया कट मार के आ रहा है, एगो टॉर्च ई एगो डिबरी ई, तो दोनों मिला तो मिलने से क्या हो गया, अंधकार, अंधकार हो गया, तो उसको कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण। अब पूरा अंजोर, पूरा गांव देहात में अंजोर जैसे शादी ब्याह में हो जाता है, तो अगर पूरा अंजोर हो जाता है तो उसको कहा जाता है संपोषी, कंस्ट्रक्टिव। अब पूरा अंधकार हो जाता है उसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव। उसके लिए हम शर्त दिए थे दूगो, याद कीजिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए पहला दिए थे क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रप ट्रप को मिलना चाहिए, दूसरा दिए थे पाथ डिफरेंस जो होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण, डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, या फिर कलांतर दिए थे फेज डिफरेंस फाई बराबर 2n पाई। तो ये तब होगा जब रचनात्मक व्यतिकरण हो, संपोषी व्यतिकरण हो, मतलब एकदम उजाला होगा तभी होगा। लेकिन अगर विनाशी होगा, विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए याद रखिएगा क्रेस्ट ई वाला, ठीक है, ई वाला, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला मिलना चाहिए, ठीक है, शीर्ष और गर्त को मिलना चाहिए तब विनाशी मिलेगा। दूसरा मतलब शीर्ष और गर्त को मिलना चाहिए, और उजाला के लिए शीर्ष और शीर्ष को मिलना चाहिए, ऊंचाई ऊंचाई, मतलब ऐसे एक ही मिलना चाहिए तो दूसर का भी यही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पढ़ा हुआ वो जानता है। इसका पथांतर होना चाहिए विनाशी के लिए डेल्टा एक्स बराबर n माइनस 1/2 लैम्डा, ठीक है। इसका कलांतर होना चाहिए फाई बराबर 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई। तो ये विनाशी के लिए है, विनाशी के लिए पथांतर इतना होता है और कलांतर इतना होता है। कहीं कहीं आप प्लस भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब विनाशी बता दिए और रचनात्मक, तो ई वाला आंसर सही हो जाएगा। 2n माइनस 1 बोलिए चाहे 2n प्लस 1 बोलिए, मतलब ये जब भी मिलेगा तो बताइए, यहां पे 1 रखिए इनके जगह, तो 3 पाई 5 पाई, मतलब ऑड आना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आना चाहिए, ठीक है, 7 पाई, तब कहेंगे विनाशी बनेगा। विनाशी के लिए क्या मिलना चाहिए, 3 पाई 5 पाई, तो 2n प्लस 1 पाई होगा, तब मिलेगा 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, ठीक है। ऐसे मिल गया तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन मल्टीपल हो जाए, इवन, तो इसमें मिल जाएगा संपोषी, कंस्ट्रक्टिव। ये सब हम पढ़ा दिए, उतना रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम कम है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के तरंग के लिए मुख्य कारण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ फॉर कलर ऑफ लाइट, कौन न जानता है, वेवलेंथ, क्या तरंगदैर्ध्य, याद रखिए ये चीज। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, आवेश रहित मतलब विच वन ऑफ द ऑप्शन डू नॉट हैव एनी चार्ज, डू नॉट हैव एनी चार्ज मतलब चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है। तो अल्फा के पास तो 2 प्रोटॉन होता है, बीटा के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आवेश तो इस पे भी होता है। प्रोटॉन पे तो जानते ही होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये सब तो मालूम ही होगा। इस पे भी होता है, इस पे भी, फोटोन ना, ये नहीं होता है, फोटोन का नहीं होता है, फोटोन माने लाइट, लाइट आवेश नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा फोटोन, सी ऑप्शन। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिखवाए थे ऊर्जा को मापने का सबसे छोटा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग एनर्जी, मतलब ऊर्जा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, टिक मार लेंगे, एनर्जी। चलिए निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, तो हम बताए थे मैक्सवेल प्लांक जो बोला था कि एक फोटोन का जो एनर्जी होता है, एक फोटोन का एनर्जी होता है E बराबर होता है hc बाई लैम्डा, या इसको ऐसे भी कह सकते थे E बराबर h न्यू, तो ये भी बोल सकते हैं। तो बताइए एनर्जी कितना होता है, एक फोटोन का ऊर्जा कितना होता है, hc बाई लैम्डा, तो टिक मार लेंगे। चलिए
अगला, तरंग संख्या बराबर होता है, मतलब एकांक में जो तरंग जो होता है ना, 1 मीटर में जो तरंग का संख्या होता है उसको तरंग संख्या कहते हैं, और ये होता है, याद रख लीजिएगा, 1/λ। पर यूनिट में जो वेव का नंबर होता है उसको तरंग का संख्या कहते हैं, तो 1/λ। ये एटम न्यूक्लियाई में बताए थे कि जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, ये एटम का साइज है, ये न्यूक्लियस का साइज है। तो न्यूक्लियस का जो साइज है, आकार है, उसका रेडियस क्या होगा? तो रेडियस जो होता है याद रखे होंगे, एटम न्यूक्लियाई में था R बराबर R0 A के पावर 1/3, ठीक है। तो यहां से इसका प्रूफ भी था, इसका प्रूफ क्या था कि जो वॉल्यूम होता है इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के। तो वॉल्यूम मतलब आयतन, तो न्यूक्लियस का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब, आई हो गया A। अब ये इधर जाएगा, तो यहां से ये इधर जाएगा, तो R क्यूब जो हो जाएगा 3A, अब बट्टा में 4 पाई, ठीक है। अब ये यहां से इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो R जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3A 4 पाई, ठीक है। इसको कहते हैं, चढ़ जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब देखिए, यहां से इस चीज को मान लिया गया R0, तो R जो हो जाएगा हटेगा तो कांस्टेंट, और साथ में इस सबको मिला के क्या किया गया, R0 ले लिया गया, और ये हो जाएगा A 1/3। तो ऐसे आया था आपका रेडियस, उतना समझ गया। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, टिक मारिए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, टिक मार लीजिए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, टिक मार लेंगे सब बच्चा, सब मारिए। देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इसको कहा जाता है, यू जो लिखा हुआ है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, एएमयू कहते हैं। तो 1 AMU बराबर होता है, मतलब कार्बन 12 का जो एटम है, ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, तो सुन लीजिए, याद रखिएगा सबका सेम है, ठीक। पावर याद रखिए 10 के पावर -27 वाला, तो इसका 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। टिक मरवाए थे आपको कि ये याद रखिएगा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। निम्नलिखित में कौन औसत वायु के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ? तो याद रखिए, हम टिक मरवा दिए थे, बहुत बढ़िया से बताए थे कि टी एवरेज बराबर होता है 1/λ। एक टी हाफ लाइफ टाइम होता है, टी हाफ, ठीक है, टी हाफ, फिर है क्या, टी हाफ बराबर होता है 0.693/λ। तो दोनों याद रखिएगा, एवरेज वाला भी याद रखिएगा और हाफ वाला भी। तो क्या होता है, टी एवरेज बराबर 0.61/λ। तो एवरेज पूछा है, औसत पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वही हाफ पूछता तो मॉडल में दिया है ई, आप पूछ देगा ई वाला, तो टी हाफ बराबर 0.693 अब बट्टा में लैम्डा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, न्यूट्रॉन की संख्या होगी, यूरेनियम है में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा, तो सुनिए,
कभी भी प्रोटॉन को देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है, अरे क्या है मेन गर्म हो गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, ए, रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड बहुआ, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, एक थोड़ा गर्म हो गया, शट डाउन करके ओपन कर लेते हैं, घबराना नहीं है, 6 घंटा से न पढ़ा रहे हैं, 6 घंटा से पढ़ा रहे हैं, सुबह से पढ़ा रहे हैं, तो समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा हीट हो जाता है कभी कभी, तो हैंग करने लगता है, तो अब स्टार्ट हो जाएगा तो हैंग नहीं करेगा। बाकी कोई दिक्कत हो रहा है, ये बोलिए कोई दिक्कत, कौन छूट रहा है, फिजिक्स में बम बम रहिए, भोले बम बम का नाम लेके एकदम सीधे टिक मारते रहिए, ठीक है, भोले बम बम का नाम लिए, जय महाकाल तुरंत टिक मार दीजिए, एक नंबर आ गया, तो बड़ी आसान होता है जी, बहुत आसान होता है, समझे क्या, बहुत आसान होता है, कोई भारी काम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आइए करते हैं जो हम लोग कर रहे थे, 33 क्वेश्चन में थे, आज 70 क्वेश्चन करेंगे और सब कोई करेगा, ठीक है। चलिए आ जाओ, 33 33 33 33 21 22 23 24 33 33 33 30, ये बताइए दिए 31 32, ठीक है। अब आइए 33 में यूरेनियम वाला में थे, तो अब देखिए समझिएगा यूरेनियम वाला, तो यहां पे बच्चा जानता है कि परमाणु संख्या ए जितना होता है उतने प्रोटॉन का संख्या होता है, उतने इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, ठीक। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा, मतलब एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो देखिए ये एटॉमिक नंबर क्या गो है 92, ये क्या दिया हुआ है 92, ये कितना दिया हुआ है 92, तो प्रोटॉनों के गो 92, और न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े होंगे तो हमको मास मिलता है। अब मास जो ऊपर में दिया, ऊपर वाला मास होता है 238, ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 238 माइनस 92, घटा लीजिए, 8 में से 2 गया 6, और 13 में से 9 गया 4, और फिर ही बचा 1, तो 146 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये सब ऐसी घूम घुमावे वाला क्वेश्चन है, इधर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पटक रहा है, फिजिक्स में दिमाग अलग गर्म हो जा रहा है। चलिए ये तो मारे हैं शॉर्टकट जी बउआ, ये सब तो हम शॉर्टकट दिए थे, याद है, बाइनरी कन्वर्जन डेसिमल में। तो आइए शॉर्टकट, इस 4 को बदलना है, तो हम क्लास में बताए थे पहले कैसे लिखा जाता है, 4 को बदलना है, तो 4 देखिए कैसे लिखा जाता है, 1 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे जाया जाता था, लेकिन हमको 4 का निकालना है, 8 का निकालना होता तो इधर 8 भी लिखते हैं, अगर 19 का निकालना है तो 8 के बाद 16 लिखते हैं, लेकिन 32 नहीं लिखते, क्योंकि 19 का निकालना है तो 32 19 से ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे हमको 19 का निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 नहीं, काहे 32 19 से ज्यादा हो जाएगा, 32 19 से ज्यादा हो जाए तो 16 पे रुक जाएंगे, 16 पे रुक जाएंगे। अब सुनिए, अब ऐसा कीजिए कि 19 आ जाए, तो 16 2 18 1 19, तो 16 2 18 1 19, तो जो जो जोड़ में शामिल है उसके जगह पे 1 लिखिए, तो 1 लिखिए 1 लिखिए, जो नहीं शामिल है उसके जगह 0। तो बताइए 19 का कितना हो जाएगा, तो 1 0 0 1 1 हो जाएगा, ऐसे किया जाता था। उसी प्रकार से 4 का कीजिए तो 1 2 4 बस ना, अब आगे नहीं बढ़ना है, तो 1 2 4,
तो 1 2 4 हो गया, तो 4 अकेले जुट के 4 बन जा रहा है, इस सब का जरूरत है नहीं। तो जो ई हो जाए 1, आई हो जाए 0, आई हो जाए 0, तो 100, तो हो जाएगा 4 का 100। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, द्विधारी, द्विआधारी मतलब बाइनरी, बाइनरी को हिंदी में क्या कहते हैं, द्विआधारी। ठीक है, का योग किसके बराबर हो जाए, तो 1 + 1, 1 + 1 कितना 2। ठीक है, इसको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है, बदलिए। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 कितना होता है, 2 को कैसे लिख सकते हैं, वही तरीका, 1 2, तो अकेले 2 जोड़ेंगे तो अकेले 2 ही काफी है इसके लिए, तो जो 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला इसका योगदान नहीं है, तो 2 का कितना हो जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा 10। 10। ठीक है, बाइनरी एडिशन कितना हो जाएगा इसका 10। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए जल्दी से आप और गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए, जल्दी और गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखेंगे, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखेंगे, और गेट के लिए जल्दी लिखिए, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक याद होगा सबको। ये आउटपुट है, सी वाला आउटपुट है, तो ये हम बताए थे z बराबर a + b प्लस होता था, एंड में होता था z बराबर a.b होता था, तो यहां प्लस वाला है तो ये वाला सही हो जाएगा, तो मार देना है टिक ये वाला। आइए, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण के लिए एक फॉर्मूला हम दिए थे, W बराबर mb 1 - cos थीटा, mb 1 - cos थीटा। तो यहां से हमको ये होता है चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, इसी का यूनिट निकालना है। तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा, तो m बराबर हो जाएगा W/b, W/b। ठीक है, तो W का होता है जूल, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का वर्क का जूल, और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का हो जाता है टेस्ला, तो J और ऊपर जाएगा T-1, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उतार लीजिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या हो जाए, जूल, टेस्ला इनवर्स। चलिए ये आपका जो हो जाएगा म्यू बराबर B/H, ये तो चुंबकशीलता परमिएबिलिटी का फॉर्मूला दिए थे, म्यू बराबर B/H, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ये तो फॉर्मूला डायरेक्टली दिया गया था। निम्नलिखित में से नमन कोण, एंगल ऑफ डीप का फॉर्मूला पूछा है, तो हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है याद है ना, डिक्लिनेशन पढ़ाए थे, एंगल ऑफ डीप पढ़ाए थे, तो ये सब याद कीजिए, ऐसे बनाए थे, ऐसे वो किताब जैसे बनाए थे, एगो ऐसे कर दिए थे, तो ई हो गया एक, ई हो गया डिक्लिनेशन, ई हो गया आपका एंगल ऑफ डीप, ई हो जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होता था, ऊर्ध्वाधर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र BB, और क्षैतिज दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता था BH, तो डेल्टा बराबर BB/BH, BB tan डेल्टा बराबर में BB/BH, BB ऊर्ध्वाधर वाला मतलब वर्टिकल वाला, और हॉरिजॉन्टल वाला BH, तो ये सब हम पढ़ाए हुए BB/BH। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, नमन कोण का मान बोलना है, अर्थ के मैग्नेटिक डाइपोल पे याद रखिएगा नमन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है, अर्थ मैग्नेटिक पोल पे नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो आंसर हो जाएगा ये। चलिए याद रखिएगा, देखिए चुंबक के ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में संबंध,
मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में रिलेशन क्या बनता था, याद कीजिए। तो यहां से हम पढ़ाए थे, देखिए कभी भी अगर कोई मैग्नेट होता है तो ई वाला जो होता है इसको ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। दोनों कोना के बीच का जो लेंथ होता है इसको ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं, एल जी। जो यहां वाला जो होता है पोल के बीच का तो उसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। दो पोल के बीच का होगा तो मैग्नेटिक। हमेशा एल जी वाला ज्यादा होगा और एल एम वाला कम होगा। मतलब एल जी वाला ज्यादा और एल एम वाला कम। तो एल जी वाला ज्यादा मतलब एल जी वाला 6 होना चाहिए और एल एम वाला 5 होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए यहां से एल एम बराबर क्या हो जाएगा, एल एम वाला कम तो ये 5 और एल जी वाला नीचे में 6। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एल एम वाला को कम रखिए तो एल एम वाला 5 मिल रहा है और एल जी वाला 6 मिल जा रहा है। तो एल जी वाला हमेशा ज्यादा, मतलब ज्यामितीय वाला ज्यादा और चुंबकीय वाला कम, ज्योमेट्रिक वाला ज्यादा, मैग्नेटिक वाला कम। याद रखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, भुला सकता है कोई भी। अगला, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है, मारिए टिक मारिएगा। निर्वात की परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट का मान हम दिए थे ना जी, तो म्यू नॉट का मान दिए थे। सब बच्चा को आधा से ज्यादा को तो याद होगा, वो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई का मान था 10 के पावर माइनस 7। तो म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 7। इसका यूनिट होता था हेनरी मीटर इनवर्स। परमिएबिलिटी का यूनिट होता था हेनरी मीटर इनवर्स, मतलब चुंबकशीलता का यूनिट होता था हेनरी मीटर इनवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई ये चीज। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति जाई बराबर होता है आई बाई एच। जाई बराबर होता है आई बाई, तो आई जो हो जाएगा 0। ठीक है, आई 0 हो जाएगा तो 0 बट्टा में कुछ भी होगा, निर्वात में आई के 0 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये आप टिक मार लीजिएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ाए थे ना, तो उसमें क्या मारे थे 0। वैक्यूम का याद रहे, वैक्यूम का क्या हो जाएगा 0। आई तो क्लास में बताए, ये वाला संबंध जल्दी टिक मारिए। हम ऐसे घूम रहे हैं, जल्दी जल्दी टिक मारिए, सब कोई टिक मारिए जल्दी। ई वाला हम 8वां चैप्टर में पढ़ाए थे हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिए थे, 6ठा चैप्टर में ही पढ़ा दिए थे। बताए थे C बराबर होता है 1/√अंडर और म्यू नॉट। रिलेशन बिटवीन हम पढ़ाए थे, स्पीड ऑफ लाइट, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, ये तीनों में रिलेशन हम स्टैब्लिश किए थे। तो ये आया था आंसर, ये टिक मार लेना है। ठीक है, एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य का मान होता है, तो एक्स किरण का वेवलेंथ का वैल्यू होता है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे पूछा है तो कम होता है। आवृत्ति सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेकिन वेवलेंथ कम होता है। कम मतलब ये सब तो ज्यादा दे रहा है, पावर माइनस में होता है। तो ये हो जाएगा, याद रखिए, तरंग दैर्ध्य पूछेगा, तरंग दैर्ध्य पूछा तो माइनस में होगा। ठीक है, कम होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, हम बताए थे, याद कीजिए, चैप्टर नंबर 8। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेशन होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलरली। ये है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये ऐसे चल रहा है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है।
तब परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर से ई क्रॉस बी बराबर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ई क्रॉस बी बराबर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का संचरण इधर होगा, आई दोनों परपेंडिकुलर ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, तो क्या हो जाएगा ई क्रॉस बी, ठीक है, ई क्रॉस बी। चलिए अब आइए, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये तो पहला दिन जैसे 12 का बैच स्टार्ट करते उसी दिन बताते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, प्लैंक नियतांक, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का बीमा पूछ दिया है, तो प्लैंक कांस्टेंट होता है ई बराबर ई बराबर, एक सेकेंड, चलिए हम लोग किसमें थे तो याद रखिएगा। चलिए फिर से वहीं पे आ गए, तो प्लैंक कांस्टेंट होता है ई बराबर एच न्यू, ठीक है, ई बराबर एच न्यू, काहे मिट जा रहा है, यो मिट गया, एक सेकेंड फिर से ऑन करते हैं, सब करवाएंगे, 2 मिनट 2 सेकेंड रुकिएगा तो सब हो जाएगा, ठीक है। ये शट डाउन उस समय हुआ नहीं था, अब शट डाउन करते हैं, थोड़ा हीट ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें कर ही क्या सकते हैं हम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने हाथ का चीज तो है नहीं, हम थोड़े ना बनाए हैं, ठीक, तो कभी कभी हैंग हो जाता है, हीट है। अब 8 घंटा लेक्चर, 9 घंटा सुबह से ऑन है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये हैंग हो जाता है, बाकी तो फिजिक्स में एकदम टॉप, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़िया से टिक लग रहा है, 2 नंबरिया दे दिए, 5 नंबरिया दे दिए, ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, एक एक बच्चा एकदम सही से करेगा, एक एक बच्चा एकदम सही से करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जाइए, जो आता है वहीं पहले टिक करेंगे। चलिए चलिए, हो गया, तो देखेंगे प्लैंक नियतांक का बीमा होता है, तो E बराबर एच न्यू, ठीक, हमको एच को कहा जाता है प्लैंक कांस्टेंट, तो एच बराबर ई बाई न्यू, ठीक है। ई का बीमा होता है एनर्जी का, ऊर्जा का m1L2T - 2, इसका होता है 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम समय, तो समय का t, तो ई ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ये गुना हो गया, तो -1, तो m1L2 और t के पावर -1, तो देखिए तो m1L2 और t के पावर -1, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 2 क्वेश्चन पूछ दिया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बताए ना, एनर्जी को मापने का यूनिट होता है
1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल, याद रखिएगा। चलिए अगला, इसमें रेडियो एक्टिविटी डीके पढ़ाए थे, एकदम एटम एंड न्यूक्लियाई में जो ऐसे टिक मरवा दिए थे, बोलेगे रट लीजिएगा, उसका डेरिवेशन देखिएगा, जो हम नोट्स दिए थे वो बढ़िया से समझा के, तो ई वाला आपको उसमें टिक मार लेना है। देखे होंगे तो ये आपका इजिली ये टिक मार देना है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके में ये आपका टिक मार देना है। निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल मतलब दूगो प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, गलत। दूगो प्रोटॉन, वाह बहुत बढ़िया। तो दूगो प्रोटॉन होता है, दूगो न्यूट्रॉन। ये देखिए, एक प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन। लड़का सब इसमें कभी फंसेगा, ही सब क्वेश्चन ठीक से सेट करे नहीं आता है सबके। तो दूगो प्रोटॉन दूगो न्यूट्रॉन, सही कर लीजिएगा। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट में, ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम जैसे जैसे चक्करियाते रहता है, कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वैसे जैसे चक्करिया रहता है, तो चक्करियाता है तो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम नील बोर क्या बताया था? जो बोरवा था वो बताया था नील बोर कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल बराबर होता है NH/2 पाई। पहला ऑर्बिट के लिए N1 रख दीजिए, दूसरा ऑर्बिट के लिए N2 रख दीजिए, तो NH/2 पाई। तो देखिए तो कहां ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई। पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे थे। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड रे, ये सब जे थॉमसन का दिया हुआ है, ठीक है। ये सब किरणें ब्लू रंग का होता है, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है ना, ब्लू रंग का होता है ये किरणें। ये समूह होता है इलेक्ट्रॉन का। किसका? तो इलेक्ट्रॉन का ये समूह होता है। जे थॉमसन ये सब भाई साहब ये सब खोद दिए थे, ठीक है। आई कैसन किरण होता है? ब्लू, ब्लू रंग का, याद रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का समूह होता है, ठीक है। अगला, परमाणु में अवस्थित मूल कण है। इसमें बहुत बच्चा गलती कर सकता है, बहुत एकदम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो परमाणु में जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा, फंडामेंटल पार्टिकल वो क्या होगा? एटम में तो प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, अरे ये तो गड़बड़ा दिया। तो अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियंस, तो न्यूक्लियंस मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, तो कौन होता है? प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आ गया। तो ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसमें कौन सा चीज कॉन्जर्व होता है? तो याद कर लीजिए, चार्ज कॉन्जर्व होता है, चार्ज कॉन्जर्व होता है, याद रखिए। ऑब्जेक्टिव का फेमस क्वेश्चन है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज आवेश संरक्षित होता है। वही बोलता है सेकेंड इसका जो लॉ है वोल्टेज का नियम, तो वोल्टेज का नियम दूसरा नियम में कौन सा चीज संरक्षित होता है? तो ऊर्जा संरक्षित होता है। दूसरा नियम में पूछे तो ऊर्जा संरक्षित होता है, तो याद कर लीजिएगा। आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। मतलब सुनिए, अगर ये कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, ठीक, करंट कैरिंग, तो जब ऑरेस्टेड का बोला था कि कोनो अगर कॉइल में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेगा। अगर कोई भी कॉइल है उसमें अगर धारा प्रवाह होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो दोनों भाईवा जो बायो सवार था वो बता दिया कितना होता है। तो सब बताया था केंद्र पर, सेंटर पे जो होता है μ0I/2r, μ0I/2r, जहां r इसका रेडियस होता है। तो देखिए तो है कहीं μ0I/2r, तो पहला ऑप्शन ए नंबर सही है। तो μ0I/2r। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 किलो वाट आवर
कितना होता है, तो जूल का यूनिट है, जूल, जूल इसका यूनिट होता है, मतलब एनर्जी का यूनिट है। तो अब देखिए 1 किलो मतलब 1 किलो माने तो 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर कितना होगा, किलो माने क्या होता है 10 के पावर 3, और वाट बराबर एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी मतलब जूल, टाइम का मतलब सेकेंड, ठीक। एक आवर में कितना सेकेंड होता है ये बताइए, तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया तो हो जाएगा 3600 इंटू 10 के पावर 3 जूल। तो बताइए तो इसमें कौन सा मतलब हो जाएगा, तो 36 गुना 3 2 5, 10 के पावर 5 ऐसा दिया है नहीं, 3.6 में दिया हुआ है, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6, तो ये हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा, टिक मार लीजिए। निम्नलिखित में कौन सही है, एक टेस्ला, भाई बहुत बड़का माथा पेची वाला क्वेश्चन फंसा दिया, ये माथा पेची वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये लड़का को आते हुए भी नहीं मारेगा, याद रखिए, बहुत माथा पेची वाला क्वेश्चन है। तो एक टेस्ला बराबर कैसे निकालिएगा, एक टेस्ला बराबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक टेस्ला बराबर कितना हो जाएगा, तो हम देखिए, हम जानते थे पहले ही से F बराबर होता था ILB sin थीटा। कोई करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, ILB, ठीक है, ILB। तो यहां से B मतलब होता है टेस्ला, तो B निकालना है, B का यूनिट निकालना है। B बराबर क्या हो जाएगा, F बाई I इंटू एल। तब B का मतलब यूनिट क्या होता है, मात्रक टेस्ला होता है। फोर्स का बोलिए न्यूटन होता है, करंट का बोलिए एम्पियर होता है, और लेंथ का बोलिए मीटर होता है। तो जब ये ऊपर से फानेगा बुआ तो n के पावर 1, एम्पियर के पावर -1 और मीटर के पावर -1, तो देखिए तो है n के पावर 1, हाँ, तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। एक टेस्ला बराबर n के पावर 1, a के पावर -1, m के पावर -1। चलिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, हम पढ़ाए थे बुआ आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम पढ़ाए थे, याद होगा आपको, दो को पढ़ाए थे, एक आइडियल वोल्ट मीटर और एक आइडियल एमीटर, ठीक है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता था अनंत, एंड आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता था 0, याद कर लीजिए, नीचे में दोनों लिखवाए थे। एमीटर की धारा सुग्राहिता होती है, करेंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर इज, तो सुनिए कब कहेंगे कि एमीटर बढ़िया है, जब तनिए सा करंट दिए, इका रख ले एमीटर, देखिए तो रुकिए, ई देखिए, ई है एमीटर, ये गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है, पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो ये बन जाता है, हम क्लास में बहुत डिटेल में बताया था। जैसे ही इसमें करंटवा खोसिएगा ललका कलक का, तो तनिए सा दीजिए तो सुइया बहुत अच्छा हिल जाए, सुई लग गल है, देखिए सुई हिल जाए, तनिए सा करंट में डिफ्लेक्शन अच्छा हो जाए, विक्षेपण अच्छा हो जाए, तब ना कहेंगे बहुत बढ़िया है। ना तो करंट ज्यादा है, इसमें करंट ज्यादा दे दिया, सुइया हिलवे नहीं किया, तो बचवा को लगा कि करंट है ही नहीं है, तो वो तरवा के लेके दांते से ऐसे छील रहा है, मार दिया, करंट एकदम छितरा गया। तो कहने का मतलब समझिए, तबे अच्छा होगा कि कम करंटे में ज्यादा हिल जाए, तो बच्चा अरे करंट तुरंत डरा गया। लेकिन अब बताइए, ज्यादा करंट में अगर डिफ्लेक्शन ना होगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, ज्यादा करंट लड़का इसमें डाला, हिलवे नहीं किया, डिफ्लेक्शन हुआ नहीं सुइया में, तो समझिए ये तो खराब हो जाएगा। तो बोल रहा है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, तो सुनिए, देखिए डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है। तो अगर करंट सेंसिटिविटी पूछेगा, मतलब धारा सुग्राहिता पूछेगा, तो कितना सुई हिला है प्रति एकांक धारा में,
प्रति एकांक धारा में। अगर वही पूछता वोल्टेज सुग्राहिता तो कितना विक्षेप हुआ है प्रति एकांक वोल्टेज में। धारा होगा तो बट्टा में धारा, अब वोल्टेज यहां होगा तो बट्टा में वोल्टेज, दोनों मार सकते हैं। मतलब अगर वोल्टता सुग्राहिता देता तो आपका आंसर हो जाता विक्षेप बट्टा में वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी, कौन ना जानता है, हेनरी होता है। तो ये सब बताए वाला चीजें नहीं है, तो ये बताइए हेनरी। अगला ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये तो हो गया। प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही? रमेश वाला IRMS। IRMS बराबर होता है I0 बाई √2। IRMS बराबर 1 बाई √2 को भाग मारिए तो 0.707 I0। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला। कौन सा? ये वाला। ठीक है, अब देखिए एक और पढ़ाए थे एवरेज करंट, औसत धारा और शिखर धारा में संबंध। तो I एवरेज बराबर होता है 0.63, देखिए ई वाला 7 × I0। तो अगर ये तब मारिएगा जब औसत धारा रहेगा, एवरेज करंट रहेगा, लेकिन जब RMS रहेगा वर्ग माध्य मूल मान, तो IRMS बराबर हो जाएगा 0.707 I0। दोनों प्रूफ किए थे हम, दोनों प्रूफ किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। बोल रहे हैं ना मॉडल पेपर में देगा ई वाला और पूछ देगा बगल वाला। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? तो अगर देखिए मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर वाला, अगर केवल प्रतिरोध हो, रेजिस्टेंस हो, तब तो इसमें प्रतिरोधक RA होता है। लेकिन अगर इंडक्टर हो, प्रेरित्र हो, तो XL होता है। अगर संधारित्र हो तो XC होता है। तो R XL और XC, XL बराबर होता है ω_L, XC बराबर होता है 1/ω_C। तो ये सब याद है ना। इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं और इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इन सबका मात्रक ओम होता है, ये हम 7वां चैप्टर में पढ़ा दिए। देखिए चलिए अगला ये बताइए, अभी बोलिए रहे थे आ गया धारितीय प्रतिघात। XC बराबर कितना होता है? तो XC बराबर 1/ω_C, अभी बताए ना वही चीज दे दिया। तो XC बराबर 1/ω_C। अगला एलार परिपथ, एलार परिपथ का प्रतिबाधा, प्रतिबाधा पूछा है बुआ। इंपीडेंस ऑफ एलार सर्किट, इंपीडेंस ऑफ एलार सर्किट, तो प्रतिबाधा को Z से सूचित करते हैं। तो Z बराबर √R² प्लस याद कीजिए होता था XL का स्क्वायर। Z बराबर R² प्लस XL के जगह लिख सकते हैं ω²L²। वही आपका एलआर सर्किट है, एलआर। अगर वही आपका सीआर सर्किट होता, सीआर, तो ये हो जाता Z बराबर √R² प्लस XC का स्क्वायर। मतलब Z बराबर प्रतिबाधा हो जाए R² प्लस 1/ω²C²। तो अभी तो एलआर पूछा है, तो एलआर के लिए ऑप्शन सही है। मतलब कहां गया, तो टिक मार लेंगे RE वाला। ठीक है, आइए प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होगा। मतलब हम जानते हैं पिक वैल्यू, क्वेश्चन कॉपी में करवाए थे 311 वोल्ट। ठीक है, देखिएगा पिक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट इज, तो देखिए I
IRMS, देखें थोड़ा, फिर वही प्रॉब्लम हो गया। IRMS बराबर हो जाएगा I0/√2, ठीक है। तो I0 बराबर हो जाएगा IRMS इंटू √2। प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हीट का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो बंदे क्या करे थे, ठीक है। तो इसमें IRMS 200 दिया हुआ है इंटू √2, तो I0 बराबर हो जाए 200√2 वोल्ट। याद कर लीजिए, ये आपका IRMS का 220 वोल्ट दिया हुआ है, I0 निकालना है, तो हो नहीं जाएगा। चलिए अगला, धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है, मतलब प्रेरित्र में इंडक्टर में एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो 1/2 Li² हम लोग पढ़े थे, तो 1/2 Li², कहा गया 1/2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए अगला, चुंबकीय तो बहुत बार पढ़े, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल लगता है, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है वो ILB साइन थीटा, IL क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो IL क्रॉस B, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B सही। ILB साइन थीटा होता था, जहां I करंट, कोई कंडक्टर है, I करंट है, L इसका लेंथ है, ये कहां रखा गया है? चुंबकीय क्षेत्र B में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति के लिए सही है? तो विद्युत शक्ति मतलब पावर, पावर बराबर देखिए 3-4 गो फॉर्मूला है, पावर बराबर एक गो है VI, याद रखिएगा, एक है V²/R, एक है I²R, तो V²/R, V²/R, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे विद्युत शक्ति का अगर हम बात करें तो देखिए P बराबर है, अच्छा इसी में प्रॉब्लम है, ये तो इसमें ही प्रॉब्लम आ गया, कुछ दिक्कत हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। V²/R, तो याद रखिए पावर का फॉर्मूला V²/R, एक फॉर्मूला, एक आपका P = I²R, ठीक है, एक P = VI, तो 3 को फॉर्मूला याद रखिएगा, तो इसमें टिक हम लोग मार लेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता जो होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा, टिक मार लीजिएगा, 1 होता है, ठीक है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता 1, तो अब ये हो गया आपका खत्म। तो ये था बाबू ऑब्जेक्टिव, पूरा 70 को करा दिए। बोलिए कुछ नॉलेज बढ़ा कि नहीं? अभी और 100 गो ऑब्जेक्टिव कल बनवाएंगे, कल 100 गो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, ये पढ़ते रहिए, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज के लिए छोड़ देंगे इतना ही। थैंक यू बच्चों, और मेहनत करिए, अब बिहार बोर्ड में टॉप करके पेपर में फोटो छपवा लीजिए। आज के लिए इतना ही।